आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपने समानता का अधिकार में आपकी जो विधि के समक्ष समता थी और विधियों का समान संरक्षण था, ये आपने पहला सब पॉइंट इसमें नोट कर लिया था, यानी पहला सब हेडिंग आपने नोट कर ली थी समानता के अधिकार में। अब समानता के अधिकार में दूसरा समानता का अधिकार कौन सा है? ठीक है, ये दूसरा समानता का अधिकार नोट करेंगे सेकंड हेडिंग डाल के, कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, यानी कि कुछ आधारों पर, कुछ आधार का मतलब क्या होगा? धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करना है, यानी कि इस आधार पर आप किसी से व्यक्ति से विभेद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नोट कर लेना आप अनुच्छेद 15 में, इसमें आपको नोट कर लेना है कि अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर, ठीक है, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। यानी अनुच्छेद 15 ही कहता है कि जो राज्य है वो किसी भी व्यक्ति से, जो राज्य है वो किसी भी व्यक्ति से प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। ठीक है, देखिए यहां पर एक सोचने वाली बात क्या है, फिर से मैं बता रहा हूं, संविधान में थोड़ी थोड़ी हंसी आती है कि इसकी भी फिर थोड़ा इन्होंने निकाल लिया है, इनका भी इसका डीप अर्थ निकाल लिया है वकीलों ने, डीप अर्थ निकाल लिया है। इसमें थोड़ा सा दोबारा पढ़ते हैं, इसमें लिखा है केवल, ठीक है, विभेद नहीं करेगा। इसमें दो शब्द हैं, विभेद और केवल। देखिए ये शब्द दो हैं, देखिए ये प्रति केवल, केवल का मतलब क्या हो गया? कि केवल का मतलब हुआ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर। ठीक है, अब इनके अलावा विभेद कर सकता है, इनके अलावा विभेद कैसे कर सकता है? यानी एज के अकॉर्डिंग कर सकता है विभेद, ठीक है, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग विभेद कर सकता है। लिख के बता दे रहा हूं मैं आपको, क्वालिफिकेशन के जो जो संभावित है बता दे रहा हूं कि एज के अकॉर्डिंग डिफरेंस यानी विभेद किया जा सकता है। केवल का यही अभिप्राय होगा, केवल का मतलब क्या होगा कि ये जो बड़े हैं धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, ये इनके आधार पर विभेद नहीं होगा। इसके अलावा एज के आधार पर विभेद हो सकता है, क्वालिफिकेशन के आधार पर विभेद कर सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे अगर हम निकाले हैं तो बहुत सारे ऐसे अपवाद इसमें भी हैं। ठीक है, तो ये इसका यही तोड़ निकल आया है। तोड़ मैंने बता दिया आपको, ये समझ, यानी कि जब वकील अब चर्चा बहस करते हैं तो यही तोड़ तोड़ के चीजें निकालते हैं भाई, कि भाई इसमें तो केवल यही चीज लिखी है, केवल लिखा है इसमें। केवल का मतलब यही हुआ कि केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग स्थान। ठीक है, अब आप इसके अलावा विभेद कर ही सकते हैं, इसके अलावा तो आप भेदभाव कर ही सकते हैं, एज के आधार पर कर सकते हैं। भाई हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, इस एज से लेकर इस एज तक के व्यक्ति कोई है, इन्हें यही जॉब मिलेगी, इस जॉब के लिए अलोकेट होंगे, या इस क्वालिफिकेशन वाले इस जॉब के लिए अलोकेट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, विभेद कर रहे हैं एक तरह से, लेकिन इसकी क्योंकि इनकी व्याख्या नहीं की गई है तो ये मान्य होगा। ठीक है, कौन सा? एज और क्वालिफिकेशन के आधार पर विभेद मान्य होगा, इसके खिलाफ हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी में बचने का जो है मैंने दिखा दिया है यहाँ पे आपको। ये अपवाद हैं आपके, यानी अपवाद जो है मैं हाल फिलहाल बताते भी जा रहा हूँ। तो आपने सेकंड पॉइंट तो यानी सेकंड जो सब पॉइंट था, सब हेडिंग थी, सॉरी सेकंड सब हेडिंग थी, वो नोट कर लिया आपने। ठीक है, वो नोट कर लिया आपने यहाँ पर। देखिए हमने यहाँ तक ये बता दिया था विभेद क्या है, इसमें बता दिया, इसमें दो कठोर शब्द हैं, इसकी व्याख्या की गई है तो मैंने बता दिया। इसके अलावा कर सकता है। ठीक है, दूसरी ओर जो आपका जो कुछ आधारों पर विभेद है, जिसमें आपका धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान है, तो इसका दूसरी ओर इफेक्ट क्या है, यानी दूसरा क्या है कि जो नागरिक हैं उनसे इस आधार पर किसी भी दुकान या सार्वजनिक भोजनालय पर, किसी भी सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर, ठीक है, या फिर जो राजनीति से पोषित कोई स्थान है, या साधारण जनता की कोई जो सार्वजनिक जो है यहाँ पे समर्पित कुएं हैं, तालाब हैं, स्नान घाट हैं, ठीक है, तो इन पर जो है कोई विभेद नहीं किया जा सकता है। इन इस पर इन यानी कि जो इन जो संस्थाएं हैं या जो इस जगह हैं, उन पर कोई मनाही नहीं कर सकता है कि भाई इस आधार पर कोई रोक रहा है कि भाई आपका धर्म ये है, आपका मजहब ये है, या आपकी जाति ये है, इस आधार पर कोई विभेद नहीं कर सकता है। हालांकि यहाँ पर समझने वाली बात ये है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यानी यह प्रावधान जो है वो राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्रतिषेध करता है। यानी केवल ये जो है ना, ये जो प्राइवेट कोई प्रॉपर्टी है, यानी प्राइवेट मान लो कोई प्रॉपर्टी है, तो वहां पर ये नहीं लागू होता है, यानी वहां पर विभेद किया जा सकता है। ठीक है, यानी मान लो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी जहां पर किसी का जाना प्रतिबंधित है, कोई नहीं जा सकता है, किसी ने अपने व्यवसाय के लिए जो प्रॉपर्टी रखी है, कोई संस्था है, तो वहां पर ये आपका आर्टिकल 15 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, वहां पर विभेद किया जा सकता है। ठीक है, विभेद क्यों किया जा सकता है कि मान लो वहां पर कोई उन्होंने कह दिया भाई जो आई कार्ड, इनके पास कार्ड बना होगा वही अंदर जा सकते हैं, तो वहां पर तो विभेद किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो सार्वजनिक जो दुकानें हैं, सार्वजनिक भोजनालय है, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान है, या फिर जो राजनीति से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं वगैरह, या फिर तालाब वगैरह, स्नान घाट वगैरह, यहाँ पर कोई आपसे विभेद करेगा तो आप तुरंत न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, कड़ी कार्रवाई आप करवा सकते हैं उस पर। ठीक है, अब देखिए इसके भी कुछ अपवाद हैं। देखिए ये लिखना नहीं था, समझ लिए हम लोगों ने, तो इसके भी कुछ अपवाद हैं। तो आप लिखेंगे
इसी में यानी विभेद से प्रच्छेद के, सॉरी इसमें ये मत लिखिए प्रच्छेद के, इसमें लिखना इसके 3 अपवाद हैं, यानी कि इसके जो अपवाद भी हैं, यानी कि आपका जो अपवाद है जो है यानी कि विभेद का प्रच्छेद, इसके भी 3 अपवाद हैं। ठीक है, तो 3 अपवाद कौन कौन से हैं? 3 अपवादों में पहला अपवाद ये है कि राज्य जो है वो बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, राज्य जो है जैसे निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था में आरक्षण है, या फिर किसी विशेष पद के लिए या विशेष जो है कार्य के लिए महिलाओं को रिजर्व कर सकता है, तो इसके भी अपवाद हैं ये। ठीक है, ये अपवाद इसी के हैं, यानी जो आपका कुछ आधारों पर विभेद का प्रच्छेद है। ठीक है, इस आधार पर विभेद किया जा सकता है। जैसे कुछ सीटें हैं, यानी किसी किसी जॉब की सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं, पुरुष उसमें नहीं जा सकते हैं। जैसे लाइक आंगनवाड़ी, ठीक है, आंगनवाड़ी केवल महिलाओं के लिए ही है, पुरुष नहीं है इसमें, यानी कि आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं वो केवल महिलाएं ही होती हैं। ठीक है, पुरुष आपने कहीं नहीं देखो, अधिकारियों में तो देखे होंगे, अधिकारी रैंक में देखे होंगे, लेकिन जो आंगनवाड़ी हैं वो महिला ही होती हैं। तो इस तरह की जो प्रावधान है ये आपकी जो है इसी को, यानी कि इनका हनन हो रहा है, तो इस हनन के तहत ये राज्य के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें नोट कर लेना 3 अपवाद कौन कौन से हैं। पहला अपवाद तो आप यही नोट कर लीजिए कि राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा अपवाद यहां पे क्या है? ठीक है, राज्य को इसकी अनुमति होती है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजातीय विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे, इसकी भी व्यवस्था कर सकता है राज्य। ठीक है, तो ये विभेद का प्रच्छेद होगा एक तरह से। इसके अलावा राज्य को ये अधिकार है, यहाँ पर राज्य को जो यहाँ पर एक अधिकार है राज्य को कि वो शैक्षिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोई छूट संबंधी नियम भी बना सकता है। तो थर्ड सब पॉइंट नोट कर लेना कि राज्य को यह अधिकार है कि शैक्षणिक रूप से पिछड़े, ठीक है, लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्था, यानी जनजाति के लोगों के स्थान के लिए शैक्षणिक रूप से, इतना ही लिख लीजिए, शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए, यहाँ पे लोगों लगा लें, लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। तो देखिए 3 अपवाद इसके ये हो गए हैं। ठीक है, 3 अपवाद ये हो गए हैं। अब देखिए नोट करके कुछ बात लिखवाने जा रहा हूं मैं। नोट करके कुछ बात लिखवाने का जो है प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि अपवाद वाला जो मैटर था, अपवाद वाला यहीं समाप्त नहीं हुआ है, अब यहाँ पे एक और यहाँ पे लागू हो गया अपवाद में। ठीक है, एक चीज और लगाई गई है, वो क्या है? रिजर्वेशन लगाई गई है। ठीक है, रिजर्वेशन का भी प्रावधान है। रिजर्वेशन का प्रावधान आप कभी कभी आप लोग बहस भी होती है तमाम, यानी बहस यही होती है कि भाई हमें जो अधिकार दिए गए हैं, या अनुच्छेद 15 में ये दिया गया है किसी से हमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, फिर भी हमने रिजर्वेशन लगाया हुआ है। रिजर्वेशन लगाया गया है तो उसमें कुछ जो है सुधार करके लगाया गया है, कुछ काट छांट करके लगाया गया है। कैसे लगाया गया है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो अंतिम प्रावधान है, अंतिम प्रावधान को संविधान के 93 में संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया है। ठीक है, और इस प्रावधान के द्वारा क्या है कि इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006 पारित किया, जिसमें उच्च शैक्षणिक संस्थान है उन्हें 27 सीटें आरक्षित की गई हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो 27% आरक्षण जो है वो ओबीसी के लिए दिया गया है, अत्यंत जो अंतर्गत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कर लेना कि संविधान के 93 में संशोधन 2005 द्वारा, ठीक है, 2005 द्वारा सरकार ने केंद्रीय शिक्षण संस्थान यानी प्रवेश में आरक्षण ब्रैकेट में अधिनियम 2006 पारित किया, इसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27 सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, ये नोट करके लिख लेना आप। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक बात और लिख लेना, यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर व्याख्या की है इसकी, न्यायालय में फिर पहुंच गया मुकदमा। इसमें लिख लेना अगला सब पॉइंट इसमें नोट 2 में 2008 में उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है, 2008 में उच्चतम न्यायालय ने इसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत पालन करने की जो है यहां पर जो है आदेश दिया है। यानी कि 2008 में उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया कि वह इसमें क्रीमी लेयर सिद्धांत का पालन करें। क्रीमी लेयर होता क्या है? ठीक है, यानी उन्होंने ये बात कही है जो आपका अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग के लिए आपने जो यहाँ पे जो है आरक्षण का प्रावधान रख दिया है, 27% आरक्षण का प्रावधान रख दिया है। अब यहाँ बात की है क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर क्या होती है? क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है, यहाँ पे क्रीम का मतलब जान ही रहे होंगे, क्रीम। ठीक है, तो क्रीम का मतलब ये यहाँ पर ये हो गया भाई कि जैसे ओबीसी जाति का कोई व्यक्ति है, अब मान लो सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से बहुत सशक्त व्यक्ति है और उसकी आमदनी जो है वर्तमान में 6 लाख से ऊपर है, यानी 6 लाख सालाना से ऊपर कमा रहा है वो, तो वो व्यक्ति जो क्रीमी लेयर में आएगा। ठीक है,
यानी वो व्यक्ति जो है क्रीमी लेयर में आएगा। वहीं कोई ओबीसी वाला व्यक्ति, ओबीसी जाति का व्यक्ति 6 लाख से कम आमदनी कमा रहा है तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आएगा। कहने का मतलब क्या होगा कि 6 लाख से ऊपर आमदनी कमाने वाला व्यक्ति जो है वो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब सीधे सीधे आप समझ लीजिए, ठीक है। ओबीसी जाति में जो 6 लाख से ऊपर जिसकी सालाना इनकम है उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जिनकी इनकम 6 लाख से कम है, यानी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी में जैसे कोई उच्च पदों में आसीन व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उन्हें भी जो है क्रीमी लेयर में रखा गया है। और यानी ओबीसी के अलावा जैसे क्रीमी लेयर में और भी व्यक्ति रखे गए हैं, जैसे आपके संविधान के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हैं और भी जो प्रशासनिक पद हैं उनके व्यक्ति रखे गए हैं। ग्रुप ए या ग्रुप बी की जो सेवाएं हैं वो भी रखी गई हैं इसमें, ठीक है। यानी कि मतलब कहने का मतलब सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए 6 लाख से कम जो आय वाले जो है, 6 लाख से कम जो इनकम जिनकी है वो इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। किसमें? ओबीसी वाले। इसके अलावा तो क्रीमी लेयर में और भी व्यक्ति आते हैं, जैसे कि मैंने बता ही दिया क्रीमी लेयर में कौन कौन आता है, और भी व्यक्ति आते हैं। सबके नाम लिखवाना जरूरी नहीं है, केवल आप ये केवल समझ लीजिए यहाँ पे। तो आपने ये सब पॉइंट नोट कर लिया, नोट का सब पॉइंट। अब देखिए नोट 2 डाल के लिख लेना क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर होती क्या है ये लिख लेना आप नोट 2 डाल के, ठीक है। नोट 2 डाल के लिख लेना क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर क्या है ये लिखवा रहा हूं मैं। इसी में लिखेंगे आप 1993 में मलाईदार परत यानी कि क्रीमी लेयर हदबंदी या फिर हदबंदी लागू की गई। और यह यानी कि जो इस तरह से लिख लीजिए आप कि पहले क्या था कि जिन लोगों की सालाना आय 4.5 लाख से अधिक है या जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है, ठीक है, तो 1993 में जबकि मलाईदार परत हदबंदी लागू की गई थी, एकदम यह सीमा जो थी 1 लाख की थी। यानी 1 लाख से ऊपर वाले जो व्यक्ति हैं वो क्रीमी लेयर पर रखे गए थे, ठीक है। यानी 1 लाख से नीचे वाली जिनकी इनकम है वो सब जो है नॉन क्रीमी में आ गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ है, 2004 में इसकी सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई है और 2008 में 4.5 लाख कर दी गई है और एवं 6 लाख रुपए 2013 में की गई है, ठीक है। यानी क्रीमी लेयर क्या था, मलाईदार परत की जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत के तहत जो मलाईदार परत है, मलाईदार परत में अब जो सीमा है वो 6 लाख कर दी गई है। तो क्रीमी लेयर में आप ये लिखेंगे क्रीमी लेयर में, देखिए अब यहां पर क्रीमी लेयर की परिभाषा लिखवाऊं या यहाँ पे ये लिखवा दूं, यहां पर आप सीधे लिख लीजिए कि 1993 में जबकि मलाईदार परत यानी कि क्रीमी लेयर हदबंदी लागू की गई तब यह सीमा 1 लाख थी। बाद में 2004 में इसे बढ़ाकर 2.5 लाख तथा 2008 में 4.5 लाख एवं 6 लाख रुपए 2013 में किया गया, ठीक है। तो आपकी क्रीमी लेयर की मैंने जो आपकी जो है यानी कि रुपयों की सीमा है वो मैंने यहाँ पे बता दी है, तो आपने क्रीमी लेयर में लिख लिया होगा, ठीक है। तो ये तो आपका आर्टिकल 15 यहाँ पे खत्म हो गया। क्या क्या इसमें अपवाद वगैरह थे, अपवाद वगैरह आपने देख लिए हैं। अब आपकी तीसरी सब हेडिंग आपकी भाई आती है यहाँ पर, ये आती है यहाँ पर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ठीक है। लोक नियोजन का मतलब क्या होगा, सार्वजनिक सेवाएं हैं यानी सार्वजनिक पद वगैरह हैं, सार्वजनिक जो नौकरियां हैं उनमें नियोजन के अवसर की पूरी समानता, ठीक है, समता, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर ये है। तो यहां पर आप तीसरी सब हेडिंग आपने डाल ली होगी समता के अधिकार में। तो इसमें सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट आप यही नोट करेंगे इसमें कि अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, ठीक है, अवसर की समता होगी, ठीक है। ये जो है ये बात कहता है, इसमें ये लिखा है सीधा कि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यानी केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म या स्थान के आधार पर उस पर रोजगार या कार्यालय में अयोग्य उसे नहीं ठहराया जा सकता है, इसमें ये लिखा गया है, ठीक है। लोक नियोजन में आप पूरा उसे अवसर मिलेगा, ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति अगर आप कहेंगे भाई एससी कम्युनिटी से, एसटी कम्युनिटी से और हाई जो पोस्ट है मान लो IAS IPS यहाँ पे नहीं जा सकता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ये, ठीक है। ये लोक नियोजन के अवसर है, उनमें समानता का सिद्धांत है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसके भी अपवाद हैं, इसके भी 3 अपवाद हैं। इसके 3 अपवाद कौन कौन से हैं वो भी हम जान लेते हैं। देखिए यहां पर थोड़ा सा और यहां पे लिख लेना आप इसमें सब पॉइंट में, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव केवल धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के या निवास स्थान के आधार पर नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी अवसरों की समानता में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब यहां पर ये है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके लिख लेना आप यहीं पे 3 यानी कि इस अवसर की समता के 3 अपवाद हैं। इसी में सब हेडिंग डाल के अवसर की समता के 3 अपवाद हैं। 3 अपवाद कौन कौन से हैं? पहला सब पॉइंट, पहला तो अपवाद ये है, संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। यानी कोई हमें विशेष रोजगार देना है, विशेष क्षेत्र के लोगों को उस चीज की जानकारी है और विशेष रोजगार देना है, तो उसके लिए संसद जो है निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। तो वहां पर ये लोक नियोजन का ये अपवाद हो जाएगा एक तरह से। दूसरी बात यह है कि राज्य नियुक्तियों को आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है,
ठीक है। जब आरक्षण की व्यवस्था राज्य में लागू हो जाएगी तो वहां पर लोक नियोजन के अवसर में समानता वाला सिद्धांत भी वहां पर कहीं ना कहीं चौपट हो जाएगा। तो ये भी एक अपवाद है, ठीक है, नोट कर लेना आप। राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड सब पॉइंट, विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। यानी विधि के कानून के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। यानी इसे किसी कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में नामित करने में हम यहाँ पे धार्मिक संस्था है तो उसकी धार्मिक आधार पर हम यहाँ पर व्यवस्था कर सकते हैं। ये भी अपवाद है, ठीक है। इसका अपवाद का एक एग्जाम्पल देता हूँ, BHU अभी यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अभी एक अपवाद चल रहा है कि जो केवल वहां पर एक चर्चा बनी हुई है कि संस्कृत की शिक्षा नहीं है, वो संस्कृत धर्म संकाय है। यानी कि कहने का मतलब जो है वहां पर धार्मिक क्रियाएं जो है यानी कि हिंदू धर्म से रिलेटेड और भी क्रियाएं जो होती है जैसे हवन है और भी जो संस्कार हैं वो सब संस्कार होते हैं, तो उस बात को लेकर विरोध हो रहा है वहां पर। तो यहां पर साफ साफ लिखा गया है इसमें कि विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी की धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। धार्मिक आधार पर हम यहाँ पे व्यवस्था कर सकते हैं किसी व्यक्ति की, मान लो कोई जो है धर्म के आधार पर धार्मिक जो है संकाय है, मान लो वहां पर लिखा है ऐसे हिंदू कर्मकांडों से रिलेटेड संकाय है वहां पर। अब वहां पर मुस्लिम व्यक्ति कोई जा रहा है पढ़ाने के लिए तो उनका कहना यह है कि भाई हमारी जो तमाम जो है यानी कि हमारी गतिविधियां क्रियाविधियां हैं, जो हम गतिविधियां संचालित करते हैं हिंदू धर्म की, तो उनको संचालित करने के लिए हमें कोई हिंदू व्यक्ति चाहिए। यानी संस्कृत तो कोई भी पढ़ा सकता है, उनका विरोध संस्कृत का नहीं है, समझने वाली बात यह है। यानी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आज की डेट में विरोध हो रहा है डॉक्टर फिरोज खान का, तो उनका विरोध फिरोज खान को लेकर नहीं है, उनका विरोध बस इस बात को लेकर है, वो तो ये कह रहे हैं संस्कृत पढ़ाएं लेकिन संस्कृत यहां नहीं पढ़ाएं, आप कहीं भी पढ़ाएं, इस यूनिवर्सिटी में और भी जो है जगह वहां पढ़ा सकते हैं संस्कृत, लेकिन इस विभाग में नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? इसमें हिंदू कर्मकांड जो है, हिंदू कर्मकांडों से रिलेटेड जैसे हवन वगैरह है और भी चीजें जो होती हैं जैसे और भी संस्कार हैं हिंदू संस्कार, उनके लिए हमारे लिए यानी कि हमारा जो धर्म का व्यक्ति है वही चयनित होकर आता है और वो जो उन्हें अधिकार है वो यहीं से प्रदत्त होता है अधिकार, जिसके तहत जो विरोध किया जा रहा है उस विरोध करने का कारण वो जो है यही अधिकार है जो आपके सामने लिखा है ये, ठीक है, जो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं, इसी अधिकार के तहत वो लोग विरोध कर रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है। ये करंट से जोड़ के मैंने बता दिया है आपको। आगे बढ़ते हैं यहां पर, अब देखिए एक नोट डाल के लिखेंगे मंडल आयोग, यानी कि मंडल आयोग और बना, इसने आरक्षण का प्रावधान लागू किया, ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए बना था ये मंडल आयोग, तो नोट डाल के लिखेंगे आप इसमें, ठीक है। नोट डाल के लिख लीजिए यहाँ पे मंडल आयोग, यानी हेडिंग डाल लीजिए नोट में ही मंडल आयोग। तो मंडल आयोग में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ज्यादा पॉइंट्स नहीं, कुछ पॉइंट्स ही हैं यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें मंडल आयोग में। देखिए पहला सब पॉइंट यहाँ पे पहले हेडिंग इसी में, पहला पॉइंट इसी में है कि 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सदस्य बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया, ठीक है, ठीक है, ये पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया। अब देखिए इसी में सब पॉइंट सेकंड यानी पहले का सब पॉइंट नोट करेंगे, अनुच्छेद 340 जो है संविधान यानी अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। आप इसमें थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों के लोगों को पिछड़े वर्गों के लोगों की उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है, ठीक है। यहां पे आप पहला सब पॉइंट आप नोट कर लेना। अब इसमें सेकंड पॉइंट यहां नोट करेंगे, यहां पे मंडल आयोग की सिफारिशें क्या क्या थी, यहां पे सेकंड पॉइंट नोट करेंगे। यहां पे जो है आयोग ने क्या किया है कि पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है, 27% आरक्षण की सिफारिश की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर ये इन्होंने सिफारिश की है मंडल आयोग ने। अब इसके ठीक 10 वर्षों बाद जब बीपी सिंह की सरकार बनी है तो इसने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण जो है वो यहां पर दे दिया है। इसने केवल सिफारिश की थी, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहां पे नोट करेंगे आप, 10 वर्ष पश्चात 1990 में बीपी सिंह सरकार ने सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी, ठीक है, 27% आरक्षण की यहां पे घोषणा कर दी गई। ऐसे करके जो 27% आरक्षण जो है आप देख रहे हैं ओबीसी के लिए मिला हुआ है वो मंडल आयोग का ही परिणाम है, ठीक है। मंडल आयोग में बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं, लेकिन हम यहाँ पे सब सारी बातें नहीं जानेंगे, इतनी हमारे लिए यहाँ पे हम मंडल आयोग ही नहीं पढ़ रहे हैं पूरा, मंडल आयोग का एडिशन पढ़ना होगा अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर हम जो है अपने क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं। तो आपने अब तक समता के अधिकार में 3 फंडामेंटल राइट पढ़ लिए। अब चौथा राइट आता है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी से बोलते हैं आर्टिकल 70 के तहत। अस्पृश्यता का मतलब क्या है? देखिए अस्पृश्यता जो शब्द है यानी अनटचेबल शब्द है, ये भी कहीं भी वर्णित नहीं है संविधान में, यानी इसे की व्याख्या ढंग से नहीं की गई है। क्या है अस्पृश्यता को हम इस आधार पर ले सकते हैं, जैसे पूर्व में जो जातियां मान लो जिनके संपर्क में आने से हम लोग कहते थे हम लोग जो है दूषित हो जाएंगे, या हम लोग जो है हम लोगों पर कोई गंदा प्रभाव पड़ेगा, तो उन जातियों को हमने अस्पृश्य मान लिया। यानी और उन जातियों के व्यक्तियों के साथ आज की डेट में कोई व्यवहार इस तरह से का करता है, अनटचेबल व्यवहार करता है, तो वो लोग कार्रवाई करवा सकते हैं। कहने का मतलब यहां पर ये है। ठीक है, तो यहां पे नोट करेंगे पहला पॉइंट कि अस्पृश्यता शब्द को ना तो संविधान में और ना ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है, यानी कहीं भी परिभाषित नहीं है, पहली बात तो ये जान लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में अब सेकंड पॉइंट नोट करेंगे। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया और इसको नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया। ठीक है, तथा इसमें विस्तार कर दंडिक उपबंध और सख्त बनाए गए। यानी इसमें अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता का वो करता है, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण से आता है और वो कोई शूद्र वर्ण के व्यक्ति के साथ भेदभाव कर रहा है, उसके साथ यानी कोई भेदभाव कर रहा है, तो अस्पृश्यता जैसा भेदभाव कर रहा है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। किसके तहत कड़ी कार्रवाई होगी? वो कार्रवाई होगी नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा कि नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 के द्वारा किया गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब देखिए सेकंड का सब पॉइंट यहां पे नोट करेंगे आप इसी में। जो जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम है, ये जन अधिकार या नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो है, ये छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित करता है और इसके तहत जो है 6 माह का कारावास या 500 रुपए का दंड दोनों शामिल है। यानी कितने कारावास होगी इसमें सब पॉइंट लिख लेना कि इसके तहत जो आपका जो अधिनियम है नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 है, इसके तहत क्या है 6 माह का कारावास या 500 रुपए का दंड का अथवा दोनों शामिल है। यानी कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाता है, अस्पृश्यता में संलिप्त पाया जाता है, कोई व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव कर रहा है अस्पृश्यता के आधार पर और उस पर कार्रवाई होती है, तो 6 माह का दंड या 6 माह का कारावास या फिर 500 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है, या दोनों देना पड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें डिफाइन भी किया है अस्पृश्यता को, क्योंकि अस्पृश्यता वर्ड जो है कहीं भी डिफाइन नहीं है अधिनियम में संविधान में, तो यहाँ पे डिफाइन भी किया। जैसे किसी सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना, परंपरागत दार्शनिक आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना। ठीक है, यानी परंपरा हमारी रही है, हमने शूद्रों के साथ बैठ के खाना नहीं खाया, इस तरह की लोग बातें करते हैं, तो वो यहाँ पे अस्पृश्यता की श्रेणी में आता है। ठीक है, किसी होटल या दुकान में किसी विशेष जाति के व्यक्ति को यहाँ पे रोकना। ठीक है, वहीं अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति की बेइज्जती करना, तो ये सब अनटचेबिलिटी में आते हैं। ठीक है, तो इनका अंत करना है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उस पर जो इसके प्रावधान है यानी जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के प्रावधान के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। कहने का मतलब यहां पर ये है। ठीक है, तो आपने इसमें समता के अधिकार में 4 जो अधिकार जान लिए हैं। अब यहाँ पे 5वां अधिकार जो है आपका ये है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या होता है? देखिए अनुच्छेद 18 जो है आपका वो उपाधि, जैसे उपाधि पहले कहते नहीं थे बादशाह हैं, भारत के बादशाह हैं, भारत के ये हैं, भारत के वो हैं। ठीक है, यानी पहले जो महाराजा धिराज दी जाती थी, जो है राजा राज बहादुर, ऐसी तमाम उपाधियां दी जाती थी। ठीक है, अब वो कोई उपाधियां देश में नहीं दी जाएंगी। कहने का मतलब ये है अगर कोई उपाधि है तो उपाधि जैसे सेना में कर्नल की उपाधि है, ठीक है, मेजर की उपाधि है, तो उन उपाधियों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई पहले विशेष व्यक्ति के लिए उपाधि जो दे रहे हैं, जैसे राजा हमने बना दिए, महाराजा बना दिए, ठीक है, तो ये उपाधियां नहीं दी जाएंगी। कहने का मतलब यहां पर ये है। तो यहां पर नोट करेंगे अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। ठीक है, उपाधियों का अंत करता है और इस संबंध में 4 प्रावधान करता है। 4 प्रावधान कौन कौन से हैं? यह ठीक है निषेध करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, यानी सेना और विद्या के अलावा देश में कोई उपाधि और नहीं दी जाएगी। ठीक है, दूसरी बात यह है, सेकंड सब पॉइंट, भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, ये भी निषेध करता है कि भारत का कोई भी नागरिक जो है विदेशी राज्य से कोई उपाधि जो है प्राप्त नहीं करेगा। यानी अगर विदेशी कोई देश है वो ये कह दे भाई कि जो है यानी कि ये लोग हैं, ये भाई भारत के बादशाह हैं, भारत के ये हैं, तो वो मान्य नहीं होगी बात। कहने का मतलब यहां पर ये है। ठीक है, तो सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जैसे कोई विदेशी राज्य यानी विदेशी है या राज्य के अधीन जो है
कोई पद अगर कोई धारण कर रहा है, ठीक है, पद धारण कर रहा है, यानी कोई मान लो उपाधि का पद धारण कर रहा है, यानी अपने देश में नहीं उसी देश में धारण कर रहा है, तो उसके उपाधि के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की सहमति के बिना वो नहीं कर सकता है, ऐसा राष्ट्रपति को उसे सहमति लेनी होगी, ठीक है। तो यहाँ थर्ड सब पॉइंट नोट कर लेना, कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा सब पॉइंट है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं लेगा, ठीक है। तो ये 4 सब पॉइंट इसमें हो गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे कुछ बात निकल के आती है, बात ऐसे निकल के आती है यहां पर, जैसे आपके यहां पर एक बात कही गई है, पद्म विभूषण पद्म श्री, इसको लेकर एक 1996 में बात भी हुआ था, एक विवाद हुआ था उच्चतम न्यायालय में। तो इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है उच्चतम न्यायालय ने कि ये भाई एक पुरस्कार है, सिर्फ उपाधियां नहीं है ये, ठीक है। यानी ये पुरस्कार हैं, केवल उपाधियां नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, केवल बताया मैंने, ठीक है। यानी आपसे भी कहीं अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको बता देना है ये केवल और केवल क्या है, यानी कि पुरस्कार है, उपाधियां नहीं है। उपाधियां कौन कौन सी हम ले सकते हैं, सेना संबंधित उपाधियां भारत में, और यहाँ पे शैक्षणिक उपाधियां, यही उपाधियां हमें मिल सकती हैं। बाद बाकी अगर कोई उपाधि हमें किसी देश से मिल रही है उसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति से हमें अनुमति लेना जरूरी है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो ये 4 पॉइंट मैंने उपाधियों के अंत में लिखवा दिए हैं। तो आपकी इसी के साथ जो समता का अधिकार है वो पूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब आपकी सेकंड जो हेडिंग है, सेकंड आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इस समता के अधिकार में आपकी समानता के अधिकार में 5 अधिकार आ गए, अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। सेकंड हेडिंग है आपकी स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए इसमें पहली सब हेडिंग आप नोट करेंगे, इसमें है पहली सब हेडिंग 6 अधिकारों की रक्षा। 6 अधिकार कौन कौन से मिले हैं आपको, यानी अनुच्छेद 19 जो है सभी नागरिकों के लिए 6 अधिकारों की गारंटी देता है। कौन कौन से 6 अधिकार हैं वो हम बता दे रहे हैं पहले एक नज़र में, लिखना नहीं है, लिखने के समय हम यहाँ पे कुछ लाइनें भी लिखवाएंगे इसमें। देखिए पहला तो है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, यानी कि हम कोई अपना जो यानी कि कोई भी हम बात कह सकते हैं, अपनी अभिव्यक्त कोई विचार रख सकते हैं अपने, ठीक है। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, नहीं शांतिपूर्वक हम कहीं सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है। अपना संघ बना सकते हैं, सहकारी समितियां बना सकते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में हम अबाध संचरण कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में हम घूमने के साथ साथ वहां पे बस भी सकते हैं, ठीक है, निवास करने का अधिकार है। इसके अलावा हम यहाँ पर कोई भी वृत्ति या व्यापार चला सकते हैं, यानी कि हम घूम कर कोई वृत्ति या व्यापार कर सकते हैं। ये 6 अधिकार हमें दिए गए हैं। हालांकि इसमें मूल रूप से 7 अधिकार थे, लेकिन इसमें संपत्ति का 7वां अधिकार था, खरीदने या बेचने अधिग्रहण करने का अधिकार जो था वो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट मैं यहीं से लिखवा रहा हूँ, पहला पॉइंट नहीं, नोट लिखवा रहा हूँ, पहले यहीं से स्टार्टिंग करना। आपने यहाँ तक तो लिख लिया है, अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। तो नोट में पहले लिख लेना, इसमें मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेचने के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये नोट में आप बात लिख लेना, ठीक है। अब देखिए यहां पर अब 1 by 1 करके जो 6 अधिकार हैं, यानी कि 6 अधिकार जो गारंटी दी गई है वो कौन कौन से हम लिख लेते हैं 1 by 1 करके, ठीक है। देखिए पहला जो अधिकार है, पहला सब पॉइंट, यानी इसी का वाक और अभिव्यक्ति का पहला सब पॉइंट क्या है, यहाँ पे वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ठीक है। यानी अपना जो देश का प्रत्येक नागरिक है वो अपने बातों विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, मत दे सकता है, विश्वास, अभियोग लगाने की प्रक्रिया, ये सब काम कर सकता है। इन मौके या लिखित रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है वो व्यक्ति, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसके लिए भी वो सीमाएं हैं, जैसे हड़ताल नहीं कर सकता है वो, यानी कि अभिव्यक्ति तो कर सकता है लेकिन हड़ताल का अधिकार उसे नहीं दिया गया है, ठीक है। यानी प्रदर्शन कर सकता है, विरोध कर सकता है, लेकिन हड़ताल नहीं कर सकता है। इसमें लिख लेना, इसी में लिख लेना आप, यानी कि आपने इसी एक लाइन में समझा देना कि बाकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में, इसी में आगे डेस्लाइड लिख देना, लेकिन हड़ताल नहीं कर सकता, यानी कि अपनी सारी स्वतंत्रताएं उसे दी गई हैं, यानी कि विचारों को प्रसारित कर सकता है, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है इसी में, लेकिन जैसे तमाम दी गई है, यानी फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार भी इसी में दिया गया है, जो व्यावसायिक विज्ञापन होते हैं वो अधिकार दिए गए हैं, शांति का अधिकार दिया गया है, लेकिन यहाँ पर केवल जो हड़ताल है, हड़ताल नहीं कर सकते हैं आप, ये अधिकार नहीं है आपको इसमें, ठीक है, डेस्लाइड लिख देना आप। अब दूसरा अधिकार इसमें देखते हैं आपके शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक आप सम्मेलन कहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है, यानी सम्मेलन आप कर रहे हैं, किसी सम्मेलन में आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं,
ठीक है, इसमें आप नोट कर लेना है इसी में, यानी अपवाद में लिखवा दे रहा हूं, इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, ये अपवाद ही लिखवा रहा हूं मैं इसके। शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता आप जानते हैं कैसे कैसे सम्मेलन होता है, क्या होता है। ठीक है, अहिंसक रूप से आप कर सकते हैं, सम्मेलन कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हड़ताल का अधिकार शामिल इसमें भी नहीं है, यानी हड़ताल के आह्वान आप नहीं कर सकते हैं सम्मेलन में। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो कानून की धारा आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा 144 है, 144 के तहत जो आपकी शांतिपूर्ण सम्मेलन की जो अधिकार मिला हुआ वो हनन हो सकता है, हनन हो जाता है उसके तहत। इन धारा 144 का मतलब ही यही है कि किसी चीज को, यानी किसी सम्मेलन, यानी कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे लग रहा हो कि भाई जीवन को खतरा हो या फिर वहां पर किसी लोगों की जो भावनाएं भड़कने का खतरा हो, तो उस पर वो रोक लगाई जा सकती है। ये आपकी आईपीसी की धारा 144 कहती है। ठीक है, तो उसके तहत जो आपका शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार है उसका हनन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सेकंड पॉइंट लिख लेना, आपराधिक व्यवस्था की धारा 144 ब्रैकेट में लिख लेना 1973, 1973 में आई थी इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत मानव जीवन के लिए, इसके अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के लिए तहत रोक सकता है। ये लिख लेना आप। ठीक है, सेकंड सब पॉइंट देखिए, यहां पे भारतीय दंड संहिता की यानी आईपीसी की धारा 141 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है। यानी विशेष परिस्थितियों में क्या क्या होता है, जैसे विशेष परिस्थितियां लगी हुई, जैसे चुनाव है, चुनाव के दौरान धारा 144 के साथ 141 भी लिख जाती है, तो 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन जो है वो गैर कानूनी हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं लिखवा ये रहा हूं शांतिपूर्ण सम्मेलन की एक अपवाद लिखवा रहा हूं, अपवाद भी साथ के साथ में लिखवाता जा रहा हूं। तो अपवाद आप डाल दिया करना, जैसे इसका अपवाद ये कि ये है, बाद बाकी सारी स्वतंत्रताएं मिली है लेकिन यहाँ पे हड़ताल का अधिकार नहीं मिला, ये अपवाद है। ठीक है, इसमें 3 अपवाद मिल गए आपको। अब देखिए 2 तो आपने लिख लिए, अब देखिए थर्ड सब पॉइंट आप लिखेंगे। इसी में थर्ड जो है वो है संगम या संघ बनाने का अधिकार। यानी आप या तो संघ बना सकते हैं, कोई अपना संघ बना सकते हैं, सहकारी समिति बना सकते हैं, क्लब बना सकते हैं, कोई कंपनी बना सकते हैं आप। ठीक है, इसमें आप राजनीतिक दल बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, साझा फर्म बना सकते हैं, समितियां बना सकते हैं, व्यापार के संगठन बना सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद क्या है, इसमें क्या है कि आप इसके तहत यानी कि जो आप संघ बना रहे हैं अपना, यानी कोई संगठन बना रहे हैं, श्रम संगठन बना रहे हैं, तो आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। यानी हड़ताल से मतलब तालाबंदी नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, हड़ताल पे पहले प्रतिबंध था, लेकिन इसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था ये दी है, अगर आपके संगठन है तो संगठन के द्वारा आप जो है श्रम संगठनों के द्वारा हड़ताल या तालाबंदी करने का आपको अधिकार नहीं मिला है। ठीक है, तो इसमें अपवाद में लिख लेना है, इसमें उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि श्रम संगठनों को मोलभाव करने, हड़ताल करने एवं तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है, ये अपवाद में लिख लेना। ठीक है, शामिल इसमें जो है वो भी मैंने बता दी है कौन कौन शामिल है, फिर से रिपीट करता हूं, शामिल में कौन कौन शामिल है। इसमें शामिल है राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी साझा फर्म का अधिकार, व्यापार संगठन या लोगों को अन्य इकाई बनाने का अधिकार। ये तो नोट कर लेना, अपवाद में नीचे ये नोट कर लेना, अपवाद में नीचे ये नोट कर लेना। ठीक है, तो आपने अब तक यहां पर 1 2 कौन सा, यानी आपने अभी तक यहां पे कौन सा पॉइंट लिखा, आपने चौथा सा पॉइंट लिख लिया था।